माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। पूरे इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12th इंग्लिश के पेपर का जो सेक्शन सी होता है ना 25 नंबर का, इस पूरे सेक्शन सी को हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। सही सुना आपने, पूरा सेक्शन सी एक ही वीडियो में। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश ग्रामर में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना नहीं आता, हमें सिंथेसिस नहीं आता, हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। अरे नहीं आता तो हमसे बताओ, हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। तो देखो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी, पूरा सेक्शन सी एक ही वीडियो में। हमने सोचा आज क्यों ना आपका 25 मार्क्स कंप्लीट करा दिया जाए। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि भैया सिर्फ एक ही वीडियो से 25 नंबर नहीं कंप्लीट होता है, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और अच्छे से तैयारी कैसे करते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपके पेपर में आता है, इंग्लिश के पेपर में आपका सेक्शन सी ना, सेम टू सेम वैसे पूरे क्वेश्चन में लेकर आया हूं। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है सबको पढ़ेंगे। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंग्लिश का पेपर उठाकर देखेंगे तो सेक्शन सी जो आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन वाला पोर्शन रहेगा, ये टोटल 25 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? टोटल 25 नंबर का। इसमें सबसे पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपको 10 नंबर इसके लिए मिलेंगे। अब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, यही सब रहते हैं। चलो देखते हैं, जो भी है उसको हम देखेंगे, टेंशन मत लो। इंग्लिश जो स्टूडेंट सोचते हैं पर मेरा इंग्लिश कमजोर है, उनका मैं जो कमजोर पना है ना उसको मैं दूर करूंगा। देखो ए वाला फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो ये पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज लवर यानी कि प्रेमी होता है आप मैनकाइंड यानी कि मानवता का, और ह्यूमैनिटी यानी कि मानव जाति का, इन जनरल सामान्य रूप से वो क्या कहलाता है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानवता और सामान्य रूप से मानव जाति से प्रेम करता है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताओ। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी करके आपको सही ऑप्शन चूज करके लिखना होगा। चलो बताते हैं। देखो ए है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी, ठीक है। बी है ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट। सी है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी या मानव प्रेमी, मानवता प्रेमी, ठीक है। और डी आपका है सीस्मोलॉजिस्ट यानी कि भूकंप विज्ञानी। तो वो व्यक्ति जो मानव जाति और मानवता से प्रेम करता है वो मानवतावादी नहीं कहलाएगा, ना तो वो भूकंप विज्ञानी कहलाएगा, वो कहलाएगा फिलांथ्रोपिस्ट। आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब ही होता है जनहितैषी या मानवता प्रेमी। तो वही कहा गया था ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से या मानवता से प्रेम करे वो क्या कहलाएगा? वो जनहितैषी कहलाएगा, जो लोगों के हित में कार्य करे, या मानवता प्रेमी कहलाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली राइट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको जानते हो? हिंदी में बोलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। अब समझ में आया? कुछ स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता रहा होगा, आप पता कर लो। वही चीज ये है, देखो द फ्रेज सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स मतलब सेट ऑफ जो फ्रेज है ना, इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका क्या मतलब होगा? ए है टू लीव ये प्लेस यानी कि किसी स्थान को छोड़ना। बी है टू हेट ये प्लेस, किसी स्थान से घृणा करना या नफरत करना।
सी है टू स्टार्ट टू गो यानी कि चलना शुरू करना, और डी है टू बी फोर्सफुल टू गो यानी कि जाने के लिए मजबूर होना। तो जो सेट ऑफ का मतलब होता है ना, वो होता है टू स्टार्ट टू गो यानी कि चलने के लिए शुरू करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है सेट ऑफ का, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया आइडियम्स एंड फ्रेजेस ऑब्जेक्टिव टाइप में। दो दो नंबर आपका आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पूरा सेक्शन सी हम देख रहे हैं, तो पूरे सेक्शन सी को हम आज कवर करेंगे। कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। आप ये कभी मत सोचना कि मैं भैया नहीं कर सकता। आप जो कर सकते हैं ना, वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। मैं कहता रहता हूं आपके पास समय है, पढ़ लो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद ना सिर्फ पछताना ही पड़ता है। अगर नहीं पढ़ोगे आज, तो आज के 5-6 साल 7 साल पहले आप कहोगे कि यार काश पढ़ लिया होता, पापा हमारे पैसे दे रहे थे, अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे थे। तो वो पछताने का काम आप ना करें, और अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, और बहुत अच्छा नंबर लेकर आए। आप अपना और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज। फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा? देखो, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। मतलब इसका कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी, देखो फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। तो इन चारों में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी स्पष्टवादी होता है? मतलब सिनोनिम्स का मतलब यही होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हैं। तो ए है फूलिश, फूलिश का मतलब होगा मूर्ख। बी है वाइड स्पोकन यानी कि व्यापक रूप से बोली जाने वाली, नहीं बेटा। सी है सेमलेस यानी कि सेमलेस का मतलब क्या होता है? बेशर्म, जिसको बोलते हैं सेमलेस, बेशर्म। ठीक है। डी है कैंडिड, कैंडिड का मतलब भी होता है स्पष्टवादी। तो भैया सिंपल सा है, कैंडिड ही सही होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैंक का मतलब भी स्पष्टवादी, कैंडिड का मतलब भी स्पष्टवादी। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे क्योंकि दोनों के अर्थ समान है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे देखते चलो, आप लोग देखते जाओ। मैं कहता रहता हूं ना, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन आप परफेक्ट बन जाओगे। तो प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े। चलो देखो, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार पटेल भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक है। तो which word in this sentence is an error? इस सेंटेंस में कहां पे गलती है? देखो ये आपका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस में कहीं गलती है तो उसको ढूंढकर आप लिखो। चलो, तो कहां पे गलती है? वाज में गलती है, मैन में गलती है, ग्रेटेस्ट में गलती है, या वन में गलती है? अरे भैया यहां पे मैन में गलती है, क्योंकि सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। नहीं, मैन नहीं, मैंस रहेगा। ग्रेटेस्ट मैंस ऑफ इंडिया, क्योंकि सरदार पटेल भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक थे। तो व्यक्तियों है मतलब कई लोग हैं, तो मैन के जगह पर मैंस रहेगा, यानी कि यहां पे मैन में गलती है। ठीक है, जैसे आपका कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे भी आता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो पता नहीं है तो आज पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलो, देखते चलो, देखते चलो। चलो एंटोनिम्स आ गया है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, द एंटोनिम ऑफ पैट्रियट इज। पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा? पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स नहीं पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। यहां पे एंटोनिम्स है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे ईमानदार का बेईमान, ठीक है, ऐसे ऐसे जो होता है, गुड का बैड, तो वही है पैट्रियट का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। तो ब्रेव होगा बहादुर नहीं, कवर्ड होगा डरपोक नहीं, ट्रेटर होगा, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या गद्दार, यही होगा। ठीक है, डी है ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। देखो ट्रेटर होगा, पैट्रियट का मतलब देशभक्त, ट्रेटर का मतलब गद्दार या देशद्रोही। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है?
अरे भैया समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग का ढक्कन खोल के समझो, और अगर नींद आ रही है तो कॉपी पर पेन लेकर और एक बोतल पानी लेकर बैठो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आराम से घूमोगे और एग्जाम में जाकर कुछ भी लिख दोगे, पास हो जाओगे। पढ़ना पड़ेगा, कुछ अगर करना है ना तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने उस टॉपिक पे। देखो 5 ऑब्जेक्टिव हो गए 10 नंबर के, हाँ हो गए। तो 5 ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे ये आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखो स्टूडेंट, आपको 5 ऑब्जेक्टिव देने के बाद 10 नंबर तो हो गया। अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा, सिंथेसिस दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको अब मिलेंगे। देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आपको 2 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन दिए जाएंगे, किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। मतलब आपको सिर्फ आपको 2 डायरेक्ट स्पीच दिए जाएंगे, आई मीन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से एक आपको करना है, मतलब एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या है, ध्यान से समझना। आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई विल नॉट गो दियर टुमारो, मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। तो समझो इसको, थोड़ा सा समझो, जरा समझो इशारा, तेरा ही हूं मैं सारा का सारा, मतलब आप ही की तैयारी के लिए हैं हम, ठीक है। देखो यहां पे पहले समझो, आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई विल नॉट गो दियर टुमारो, ठीक है। ये देखो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और ये आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लामेटरी है कि ऑप्टेटिव है? अरे भैया ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज कौन सा टेंस है, तो भैया बिल सेल लगा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलो इसको अब हम समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे आई लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस है तो सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे, तो हमने कर दिया स्टूडेंट टोल्ड, ठीक है, टोलू, ठीक है, आई टोल्ड, ठीक है। हिम लिखेंगे, हिम लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, क्योंकि दैट्स अ असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट का यूज हम कर देंगे। अब चूंकि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। ये यस वो यन सन वाला ट्रिक आप लोग याद रखना, ठीक है। तो देखो आई टोल्ड हिम दैट, आई बदलेगा आई से तो आई ही रहेगा, ठीक है, आई ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब आई हो गया, आई विल नॉट गो डियर टुमारो। अब यहां पे आप लोग सोचेंगे आई के साथ बिल कैसे लगा है, ठीक है, मतलब कहीं कहीं कंडीशन होता है कि मैं वहां कल अवश्य नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो कंडीशन होता है, तो यहां पे हम बिल के जगह पर वुड लगा देते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि विल वुड में बदल जाता है, तो आई वुड, ठीक है, नॉट गो दियर, गो दियर, ठीक है। और टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, ये ध्यान रखना। वैसे आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि टुमारो है यानी कि आने वाला कल है, तो उसको द नेक्स्ट डे हम लिख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंजेस होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस था। क्योंकि आई के साथ यहां पे बिल ऑलरेडी लगा था, अगर सैल लगा होता तो हम शुड लिख देते, बिल लगा है तो हमने वुड लिख दिया है, बस इतना समझना। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो दियर द नेक्स्ट डे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, हम साइड में है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये देखो सुधा जी आ गई हैं, देखो ध्यान से समझो। सुधा सैड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा, डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, मतलब प्रपोजल हो रहा है। तो सुधा ने मुझसे कहा, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, एक चीज बताओ, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है? अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। दूसरी चीज यहां पे कौन सा टेंस है, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं अगर वाक्य के अंत में, तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखो क्या करेंगे, सुधा को हम सुधा ही रहने देंगे, नाम किसी का चेंज नहीं कर सकते, इनके मम्मी पापा ने इतने प्यार से इनका नाम रखा होगा, कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो सुधा। अब देखो इंट्रोगेटिव है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच ना, तो हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करेंगे, तो हम आस्क्ड ही लिख देते हैं, सुधा आस्क्ड मी, ठीक है, बीच में इफ या वेदर लगा देंगे, तो इफ मैंने लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव अगर आपका है तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अफर्मेटिव में हो जाता है। जैसे देखो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सुधा, ठीक है, तो आई जब सुधा से बदलेगा ना तो सुधा जी फीमेल हैं, और फीमेल के लिए हम सी का यूज करते हैं, अगर वहां पे मोहन भैया होते तो हम ही का यूज कर देते, ठीक है, तो इफ सी, सी, ठीक है, सी हो गया। अब देखो डू नॉट है, इसको हमें क्या करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो सी डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में डिड नॉट का यूज करते हैं, तो सी डिड नॉट लव यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू के जगह पर मी रख देंगे, बस हो गया। तो सुधा आस्क्ड मी इफ सी डिड नॉट लव मी, बस इतना आपको करना होता है, इसको आप लोग करेंगे नोट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेनिफिट आप ही का होगा, क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी, तो इसको नोट कर लो। फिर हम चलते हैं अपने सिंथेसिस पे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, उसे सिंथेसिस भी है, चलो उसको भी देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, मैं साइड में हूं, ठीक है, चलो नोट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। कुछ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि आपको दो सेंटेंस यहां पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन में, दोनों को इस ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले, उसको ही हम सिंथेसिस बोलते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा, देखो ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है रवि वर्कड हार्ड, मतलब रवि ने कड़ी मेहनत की, ठीक है, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक नहीं ला सका, मतलब रवि ने कड़ी मेहनत की, ये आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस है, देखो फुल स्टॉप लगा है। दूसरा ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि वो अच्छे अंक नहीं ला सका, दोनों को कंबाइन करके आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। चलो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो, सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। रेड से ही मैं लिख देता हूं, देखो इंस्पाइट ऐसे करेंगे, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, वर्किंग, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ठीक है, बाकी लिख देंगे वही वाला, रवि, रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स, मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से समझो, देखो ऊपर था रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कड़ी मेहनत की, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे अंक नहीं ला सका। नीचे देखो इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि रवि अच्छे अंक नहीं ला सका। दोनों सेम है, बस मैंने यहां पे इंस्पाइट ऑफ का यूज कर दिया है और ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, यही होता है सिंथेसिस। देखो मीनिंग सेम है, ऊपर था रवि ने कड़ी मेहनत की, वो अच्छे अंक नहीं ला सका, नीचे मैंने कर दिया कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी रवि अच्छे अंक नहीं ला सका, दोनों का मतलब सेम है।
यही होता है भैया सिंथेसिस। इसको नोट करो आप लोग, मैं साइड में हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो फास्ट बनो, स्मार्ट बनो, तभी आगे बढ़ोगे। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ही इज वेरी स्लो, वो बहुत धीमा है, ही कैन नॉट विन द रेस, वो दौड़ नहीं जीत सकता है। मतलब वो बहुत धीमा है, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा ही कैन नॉट विन द रेस, वो दौड़ नहीं जीत सकता, ये आपका सेकंड वाला सेंटेंस हो गया। दोनों को कंबाइन करना और बदलना है, इसको भी सिंपल सेंटेंस में ही। तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ये टू वाला है, देखो ही इज टू स्लो, टू टी डबल ओ वाला टू लिखेंगे, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, यानी कि वो दौड़ जीतने के लिए बहुत धीमा है। मतलब वो इतना धीमा है कि वो दौड़ नहीं जीत सकता, इतना स्लो है वो। ठीक है, तो ये टू वाला होता है। अब मान लो बाई चांस आपको यहां कहा जाए, ये वाला दे दिया जाए सेंटेंस और कहा जाए कि रिमूव टू, मतलब टी डबल ओ वाले टू को हटाओ, तो कैसे लिखोगे, देखो ही इज वेरी स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, वैसे हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका हो गया सिंथेसिस का दूसरा वाला क्वेश्चन कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस। बस ऐसे आप लोग लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम। चलो नोट करो फटाफट। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब आगे हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, लगभग उसी तरह है, लेकिन इसमें दो सेंटेंस नहीं दिए हैं कि दो को जोड़ के एक करना है। देखो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि इस ब्रैकेट के अनुसार आपको इस सेंटेंस को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये सेंटेंस जो दिया गया उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। देखो ध्यान से समझो, सेंटेंस क्या है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, यानी कि कश्मीर इज नॉट नहीं है, सो हॉट उतना गर्म, एज भोपाल भोपाल जितना, मतलब कश्मीर भोपाल के जितना गर्म नहीं है। इसको बदलना है आपको कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव डिग्री में है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलो। देखो कश्मीर भोपाल के जितना गर्म नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखो कौन गर्म नहीं है, कश्मीर, ठीक है। तो हम पहले भोपाल लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, देखो भोपाल, भोपाल, फिर लिखेंगे इज, देखो हॉट में ई आर जोड़ लेंगे, हॉटर, हॉटर देन, ठीक है, देन कश्मीर, कश्मीर, यानी कि क्या कहा जा रहा है, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, भोपाल कश्मीर से ज्यादा गर्म है। ऊपर भी वही कहा गया था कि कश्मीर भोपाल के जितना गर्म नहीं है, मतलब कश्मीर कम गर्म है। नीचे मैंने क्या किया, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, मतलब भोपाल कश्मीर से ज्यादा गर्म है। वही चीज है, सिर्फ इधर उधर हो गया है, बाकी मीनिंग सेम ही है। तो यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कॉम्परेटिव डिग्री में मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि हॉट में ईआर लग गया, कॉम्परेटिव डिग्री में हो गया। चलो इसको भी फटाफट नोट करो, नोट करो। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे, यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते हो। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे हल कर सकते हो, इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो देखो कौन कर सकता है, तुम, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर सकता है, इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसे, किसको, इसे, तो इट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे इट, इट को पहले लिखेंगे, कैन हमारा कैन ही रहेगा, इसके साथ हम बी लगाएंगे, इट कैन बी, ठीक है। सॉल्व्ड, सॉल्व्ड लिख देंगे, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाय लगाकर यू लिख देंगे, बाय लगाकर यू लिख देंगे, तो यू कैन बी सॉल्व्ड बाय, सॉरी इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ये पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा। कैन वाला पैसिव वॉइस, कैन के साथ बी लगाएंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। समझ में आ रहा है, आना चाहिए। देखो इससे ज्यादा इजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, ये करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब आपको सेंटेंसेज को करेक्ट करना है।
सिंटैक्स आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आपका इसमें आएगा, 4 नंबर का सिंटैक्स आता है, तो जरूर पढ़ना। देखो सबसे फर्स्ट इसमें मतलब सेंटेंस दिया गया है, इसमें गलती भी दी गई है एज अ गिफ्ट, उसको सही करके लिखो। देखो जैसे फर्स्ट ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, मतलब वो सबसे सज्जन व्यक्ति है। इसमें क्या करना है आपको, देखो ही इज, देखो परफेक्ट अगर आपका लगा है ना, तो परफेक्ट के साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ही इज द लिख देंगे और परफेक्ट लिख देंगे, ही इज द परफेक्ट, ठीक है, जेंटलमैन, ठीक है, तो ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन ऐसे लिख दोगे बिल्कुल सही होगा, लेकिन मोस्ट और परफेक्ट दोनों नहीं लिखना है। ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन, वो सबसे सज्जन व्यक्ति है। दूसरा, व्हाई आर यू अफ्रेड फ्रॉम हिम, तुम उससे क्यों डरते हो, तुम उससे क्यों डरते हो। तो इसमें गलती क्या है, देखो व्हाई आर यू, ठीक है, अफ्रेड, देखो यहां पे फ्रॉम के जगह पर ऑफ हो जाएगा, अफ्रेड ऑफ हिम, तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, तुम उससे क्यों डरते हो, फुल स्टॉप जरूर लगा देना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तुम उससे क्यों डरते हो, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, देखो अफ्रेड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। चलो ये सही हो गया, आप लोग नोट करो फटाफट, टाइम हो रहा है और हमारा क्लास अब जो है अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुका है। एक और टॉपिक रहेगा इसके बाद, देखो ये है भैया होमोफोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। देखो ध्यान से समझो, देखो use any one of the following pairs of word in your own sentences to make the difference in their meaning clear। देखो ये आपको दो ऐसे दे दिए जाएंगे, कैरियर, इन दोनों सेंटेंसेस को अपने, इन दोनों वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करना है ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके, दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है। जैसे देखो ये है आपका कैरियर, देखो यही वाला आपको दोनों दिया रहेगा जोड़े में, आपको ये सेंटेंस में यूज अलग से करना होगा, ध्यान से समझो। कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है आजीविका, जैसे हम अपना कैरियर किस में बनाना चाहते हैं, कैरियर ये कैरियर वाला है, ठीक है। जैसे देखो कैसे यूज करेंगे, देखो टॉम्स कैरियर वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, मतलब टॉम्स कैरियर, टॉम का कैरियर, टॉम की आजीविका वाज नॉट नहीं थी, वेरी इंप्रेसिव बहुत प्रभावशाली, मतलब टॉम की आजीविका बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, ये आपका कैरियर हो गया। देखो मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया इसको। दूसरा कैरियर जो होता है इसका मतलब होता है वाहक, जैसे देखो गाड़ियां जब जाती हैं बड़े बड़े माल ढोने वाली, जैसे ट्रक या बस, तो लिखा रहता है गुड्स कैरियर, कैरियर का मतलब वाहक होता है। देखो द ऑनर यानी कि मालिक ऑफ प्राइवेट कैरियर यानी कि निजी वाहकों के, आर ऑन वो हैं ये लॉन्ग स्ट्राइक एक लंबे हड़ताल पर, यानी कि प्राइवेट वाहकों के मालिक लंबे हड़ताल पर हैं, ठीक है। तो यहां पे कैरियर यूज हो गया, बस यही आपको सेंटेंस में यूज करना होता है। नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो। चलो एक और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और है, डेयरी और डायरी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो DAI है, यहां पे IA है, बस इतना सा फर्क है। आप लोग जल्दी में पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप दोनों को सेम ही पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो ये डेयरी जो है ना, ये वो वाली डेयरी है जहां से दूध लिया जाता है या कुछ चीजें खाने के लिए जाती है, अमूल डेयरी या कुछ भी हो। देखो आई बाय, मैंने खरीदा, मिल्क दूध, फ्रॉम ये डेयरी एक डेयरी से, तो मैंने एक डेयरी से दूध खरीदा, ठीक है, या मैं एक डेयरी से दूध खरीदता हूं, तो डेयरी आपका यहां पे यूज हो गया। दूसरा डायरी, देखो इट इज गुड, ये अच्छा होता है टू राइट लिखना, डायरी को डेली प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन डायरी लिखना अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है, डेली आप डायरी लिख सकते हैं, बस यही आपको सेंटेंस में यूज करना था, इसको नोट करो। चलो एक टॉपिक और है, देखो 20 नंबर का तो हमने पोर्शन समझ लिया, जिसमें आपके 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का सिंथेसिस, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन, 2 नंबर का सिंटैक्स और 2 नंबर का होमोफोन्स। 20 नंबर ये आपका कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का आपका आता है भैया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हिंदी का आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। देखो जैसे पढ़ते हैं थोड़ा सा,
भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है। भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है। दर्शन और संस्कृति के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। गणित के क्षेत्र में पुण्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण की खोज में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त व हर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। देखो ये आपका है स्टूडेंट, क्या है ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। बाय द वे हम इस क्लास में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट तो नहीं करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और ट्राई कीजिए इसको ट्रांसलेट करने का। इसका मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसमें मैं 4-5 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख देना सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का हमें क्लास चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का क्लास हमारा यही पर फिनिश होगा। देखो 5 नंबर का ये भी आता है, तो टोटल मिलाकर आपका अगर जोड़ा जाए तो 25 नंबर का पूरा पेपर ये हो चुका है। 25 नंबर का आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने सेक्शन सी, पूरे सेक्शन सी को एक ही क्लास में कवर किया। अब कवर किया है भैया तो ये स्पेशल क्लास था, लेकिन अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे मैं आपको और भी क्लासेस देता रहूंगा। तो जाते जाते बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।